हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स आप लोग इस बार जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनयू का, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मॉक टेस्ट 2 जो एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा रिलीज़ किया गया था, तो इसका एनालिटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए था, ये सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था ये देखने के लिए। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कॉल भी किया कि इस टेस्ट सीरीज़ को, इस मॉक टेस्ट को कितने लोगों ने दिया, एवरेज स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो ये सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कितने लोगों ने दिया। तो अगर आप अभी तक का अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो अप्रॉक्स अराउंड 2700 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। और आपका जो एवरेज स्कोर है, मतलब कि जितने लोगों ने दिया है उनका एवरेज स्कोर अगर आप देखिएगा तो वो अराउंड 70 के आसपास है। इन द सेंस कि कुछ वो जो पूरा आपका बीम बनता है वो अराउंड 70 है। मतलब बिटवीन अगर आप इसको रेंज की बात करते हैं तो 68 से 72 के बीच में बहुत सारे लोगों का है। अराउंड 2000 लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है बिटवीन 68 टू 72 है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था तो इस तरीके से टेस्ट लिया था कि आपका जो फ्रांस है, रसिया है, और आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, और आपका यूनाइटेड नेशंस, तो इन सभी को हम लोगों ने मिक्स करके लिया था। और इस टेस्ट सीरीज़ को जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया था, इस तरीके से बनाया था कि जेएनयू का जो आपका पैटर्न है कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ट्विस्ट करके आते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने भी किया था कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए थे, कुछ ट्विस्ट करके पूछ दिए थे। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे दूसरे दूसरे जगह के आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, आपका स्कोर आया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे मॉक टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म किए होंगे, इसमें नहीं किए होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अच्छा किए होंगे, उसमें नहीं किए होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो ऑन एवरेज क्या होता है कि आप सारे मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस अगर 70 से लो है, या आप मान लीजिए कि 65 से लो है, तो फिर कुछ समस्या हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इस बार जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, बढ़ गए हैं। इसका दो कारण है। एक कि आपका जो एक्सटेंशन के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का जो आपका एक्सटेंशन है, इसके कारण जो आपका पूरा ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, ये एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको पहले पता नहीं था, वो लोग भी फॉर्म भर पा रहे हैं। प्लस दूसरा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए बीटेक करने जाते, कोटा प्रिपरेशन करने जाते, तो अब वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जेएनयू आना चाहते हैं। वो लोग भी कोटा ना जाके सोच रहे हैं कि जेएनयू का अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से फिर सारी वो फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वो एक मीडियम मिल जाता है जहाँ पे बैठ के आराम से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की जाए। तो इसके कारण भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं। जो दूसरा एक जो देखने वाली बात है कि इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 70 आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए एक्सटेंशन नहीं हुआ होता, लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो आपका जो एग्ज़ाम है ये बिटवीन 11 से 14 हो गया होता। लेकिन एक्सटेंशन, लॉकडाउन का एक्सटेंशन होने के कारण जो है बहुत सारे लोगों को एक समय मिल गया है जहाँ पे वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये 2-2.5 महीना अभी भी आपके पास समय है। तो जितने लोग मान लीजिए 70 से कम स्कोर किए हैं, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कहीं भी अगर समस्या लगती है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन कि क्या, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस किस टॉपिक से पढ़ना चाहिए, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको पूरा वो गाइडेंस देंगे जिससे कि आपका 100% प्रिपरेशन हो सके। और आज भी बहुत सारे लोगों का कॉल आया, वो लोग हम लोगों से पूछे कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि कौन कौन सा रेफरेंस है, कहाँ कहाँ से सोर्स है जहाँ से वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी बहुत सारे जगह लॉकडाउन चल रहा है, जो बुक्स है वो अवेलेबल नहीं है।
तब भी हम लोगों ने उनको सारी वो इन्फॉर्मेशन दी जो कि इस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आप सीरियस हैं जेएनयू को लेकर, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने का समय है, क्योंकि अगर आप जेएनयू का भी जो एकेडमिक कैलेंडर का नोटिफिकेशन देखिएगा तो वो अगस्त से स्टार्ट हो रहा है सारा प्रोसेस। प्लस अगर आप आईआईटी मेंस का या नीट मेडिकल का देखिएगा तो एग्ज़ाम जो है जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त में चल रही है बात। और जेएनयू का भी एग्ज़ाम जो है जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त में ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि जेएनयू के साथ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जो टोटल समय है करीब करीब 2.5 महीने का समय है, 2 महीने का समय, तो इसको आप 100% कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन रात पढ़ाई करनी है। ऑन एवरेज जो है अगर आप मान लीजिए 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं, तो आराम से आपका जेएनयू का एग्ज़ाम निकल जाएगा। और देखिए आज के टाइम में जितना आप हार्ड वर्क करते हैं इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये हो गया कि क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को आप अगर किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, किसी बुक को उठाते हैं, तो उससे कौन कौन सा चीज़ें हैं जिसको कि आपको कैच करना है। क्योंकि बुक से ऐसा नहीं है कि इस पूरे बुक से क्वेश्चन आ जाएगा, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आप इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे नोट्स आप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फाइनल जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आप पाते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चीज़ तो आपने पढ़ाई की ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कॉल करके ये बोल रहे थे कि सर मैंने तो 3 महीने से बस प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, फिर भी मेरा स्कोर जो है अराउंड 40 आया है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो और मैंने भी उनके साथ यही बोला कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछा है इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आप जेएनयू के पहले के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें एक बैलेंस बनता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूछ दिया जाएगा कि फ्रांस के अभी करंट जो है प्रेसिडेंट कौन है, एक तो वो क्वेश्चन हो गया। दूसरा कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इन द सेंस कि जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे उन्होंने लिस्ट पूछ दिया था, एक जो वहाँ के मोनार्क हैं या जो किंग थे उनका लिस्ट दे दिया था, 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछ दिया गया कि फ्रेंच किंगडम या एम्पायर से कौन से जो आपके डायनेस्टी हैं वो एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कहाँ कितना ज़्यादा वो लोग जो है अपने क्वेश्चंस को, अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि लास्ट ईयर भी उन्होंने पूछ दिया था अराउंड एक क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने एंशिएंट केव्स की बात की थी, जहाँ पे पेंटिंग या आप ये बोल सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात। तो अब देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पे पहले कभी नहीं क्वेश्चन आया था, लेकिन अब अगर आ गया है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस साल पूछे जा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसका प्रिपरेशन कहाँ से किया जाए, किस टाइप से प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आर गुप्ता सफिशिएंट है कि नहीं है। तो देखिए आर गुप्ता सफिशिएंट है नहीं है ये डिसीजन तो आपका होना है, इस पर हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं कि आर गुप्ता पढ़ लेने से हो जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने कुछ बता दिया तो आप फिर बाद में कॉल करके बोलिएगा कि सर आपने तो ये चीज़ बता दिया, आपने वो चीज़ बता दिया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। इसलिए अगर आप सीरियस हैं कि हाँ जेएनयू आना है, क्योंकि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कंपटीशन अब बढ़ गया है, ये इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जेएनयू का अगर आप फ़ी देखते हैं तो सिर्फ 120 रुपये है पूरे 6 महीने के, जो आपका पढ़ाई का फ़ी है, प्लस आपका हॉस्टल जो फ़ी है जहाँ पे आपका कमरा प्लस खाना सारा कुछ मिला के 25 रुपये आता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो जेएनयू जो है आपको एमसीएम भी देती है 2500 रुपये पर मंथ का, और इस एमसीएम के लिए आपको जो है कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम ना देना है ना कुछ करना है, बस ये है कि आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए। तो जब इतने सारे फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं आपको जब आप जेएनयू आके पढ़ाई करते हैं तो इतने सारे फैसिलिटीज़, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो आपके पास समय है आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। मान लीजिए अगर अभी भी आपने पढ़ाई नहीं किया, 2-2.5 महीने आपके पास समय है, अभी भी अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो शायद वो जेएनयू का जो आप प्लान कर रहे हैं कि जेएनयू आके आप ये कीजिएगा वो कीजिएगा, शायद वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा।
क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और आप जानते हैं कि सीट कितना कम है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे 48 सीट है। और एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हर एक कैटेगरी वाइज कितना सीट बच जाता है। किसी किसी कैटेगरी में तो सिर्फ एक एक सीट है। अगर आप मान लीजिए 2018 या उससे पहले 12th की हैं तो आपके लिए शायद 1 या 2 सीट बच रही है। अब आप सोच सकते हैं कि 1-2 सीट के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर सीरियस नहीं हैं तो सीरियस हो जाइए। प्लस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको 100% जो गाइडेंस होता है या आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप हम लोगों से शेयर कीजिए। मोबाइल नंबर जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप किसी भी वीडियो को देखिए तो वहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी पोस्ट कर दिया है। या फिर आपको नहीं भी मिलता है तो आप कमेंट में जाके आप मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं, हम लोग मोबाइल नंबर डाल देंगे। आप जब चाहिए, जब भी कोई समस्या होती है किसी टॉपिक को लेकर, या समय कैसे यूटिलाइज करना है, या कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, तो आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि कितना एक घंटे में कितना देर पढ़ना है, किस को कब पढ़ा जाए। तो ये आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप ये पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि अभी जो 2 महीने का आपके पास समय है इंट्रेंस होने से पहले, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है पूरे आपको 2 महीने यूटिलाइज करने के लिए। और आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत समय देना है पढ़ाई करने के लिए, दिन के 4 से 5 घंटे आपके लिए काफ़ी है। तो आपके लिए कोई सवाल है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कॉल कर लीजिए। और अगर आप जेएनयू के लिए सीरियस हैं तो वो सीरियसनेस आपका एफर्ट में भी दिखना चाहिए। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हम लोग लेंगे, जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो वेडनेसडे को होगा। उसके बाद हम लोग हर एक वेडनेसडे और सैटरडे को मॉक टेस्ट लेंगे। और आप ये चीज़ तो जान ही लीजिए कि इतने बच्चे जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, आप देख रहे हैं कि 2700-2800 बच्चे एग्ज़ाम सिर्फ इस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं। बाकी कितने बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं आप तो जानते ही हैं। प्लस एवरेज स्कोर इतना हाई जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जाएगा। इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ वो सीरियसनेस आपके एफर्ट में भी दिखना चाहिए। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है, डाउट है, तो आप प्लीज़ हम लोगों को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं। और आपको कोई भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको देखना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को जब टेस्ट होगा या सैटरडे को टेस्ट होगा तो आप उन टेस्ट को देते रहिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगने, आप इस टेस्ट को देते रहिए। इससे आपको पता चला जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने देखा, जो लास्ट हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट लिया था और इस मॉक टेस्ट को जो हम लोगों ने लिया, तो मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 में जो एवरेज मार्क्स है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। मॉक टेस्ट 1 का जो एवरेज मार्क्स था वो आपका अराउंड, अगर मैं बताऊं तो आउट ऑफ 50 आपका अराउंड 16 to 18 मार्क्स था। लेकिन यहीं पे आप अगर इसको देखते हैं तो एवरेज मार्क्स जो है आपका 70 चला गया है आउट ऑफ 100। तो एक जगह जहाँ पे आपका जो देखते हैं, जहाँ पे आपका जो एवरेज मार्क्स है अराउंड 40% था, यहीं पे वो 70% चला गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। और कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और स्मार्ट वर्क की जो मैंने बात की थी, तो स्मार्ट वर्क होता है कि किस तरीके से आप कौन से टॉपिक से कौन सा इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सारा डिस्कस करेंगे। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था जहाँ पे एफएल के बारे में पूछा गया था कि एफएल कौन थे। आप लोगों में से अराउंड 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सही मार्क किए हैं, लेकिन जो गलत कर दिए हैं वो इसलिए क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया कि एफएल, अरे फ्रांस में पेरिस में एफएल टावर है, वो आप लोग जानते हैं क्योंकि वो टावर का नाम जो है उनके आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया, यानी आपको तुरंत मार्क कर देना था, फ्रेंच आर्किटेक्ट। दूसरा है सिटीज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रोन एंड सॉन। तो ये इसलिए हम लोगों ने पूछा, इसका जो करेक्ट आंसर है ये लियोन। ये इसलिए क्योंकि लियोन जो है लास्ट ईयर क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एक इनिशिएटिव है यूनेस्को के द्वारा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस करती है, जो आइडेंटिफाई करती है, जो अवार्ड करती है, उन्हीं के द्वारा ये एक इनिशिएटिव था। इंडिया से भी 2 सिटीज़ लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे,
आपके हैदराबाद और मुंबई, जिस पे कि हम लोगों ने आगे भी सवाल पूछा है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं किसी सिटी के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि बहुत सारे आप लोगों से पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कैसा है, तो ऐसा करंट अफेयर्स आता है जहाँ पे 2019 का जो इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। अराउंड 50% बच्चों ने इसको सही किया है, लेकिन जो नहीं किया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने भी बहुत सारी करंट अफेयर्स को लेके नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। दूसरा जो है जहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जहाँ हम लोगों ने माउंटेन रेंज के बारे में पूछा था आपसे, तो माउंटेन रेंज को अगर पूछा है तो आप लोग माउंटेन पीक, हाईएस्ट पीक तो बता देते हैं। बहुत सारे लोगों ने माउंटेन, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं वो माउंटेन रेंज में गलती कर गए, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने सही से उसको देखा नहीं। आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितना जो इशूज़ हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आप लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है तो इसका हाइट कितना है, फीट में कितना है, मीटर में कितना है, रशिया के किस रेंज में लोकेटेड है, किस एरिया में लोकेटेड है, तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2019 में मोदी जी को दिया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें 50% ही लोग सही आंसर दे पाए हैं। दूसरा, ग्रेट पेट्रियोटिक वार, अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो सही आंसर दिए हैं, लेकिन अराउंड सिर्फ 35% ही लोग हैं जो सही आंसर कर पाए, और सभी लोग जो है नेपोलियन बोनापार्ट के जो आपका नेपोलियनिक वार जिसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने उसको करेक्ट लगाया है, तो वो गलत है। फ्रेंच वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब देखिए ये चीज़ हम लोगों ने बहुत बार आपको बताया है कि जब आप फ्रेंच वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखते हैं या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देखते हैं, तो आप हर एक कंट्री का देखिए कि किस किस कंट्री में 2019 में अवार्ड किया गया है। और फ्रांस एक ऐसा है जहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19 हर एक साल एक एक लोकेशन को अवार्ड किया गया है, तो आप लोग उसको देखिए एक बार, उसके सारे लिस्ट बनाइए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, एक फेमस केव पेंटिंग, तो लास्ट ईयर अगर आप जेएनयू का क्वेश्चन देखिएगा तो फ्रांस का केव पेंटिंग के बारे में पूछ दिया गया था। अब आप लोग, बहुत सारे लोग जिससे मैं सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, तो सभी लोग बोल देते हैं हाँ सर देख लिए, लेकिन अगर ढंग से देखे होते ना तो आप लोग 100% जो है इस क्वेश्चन को सही करते। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सही किए हैं, अराउंड 950 बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को सही किए हैं। अब वो तुक्का है या पढ़ के है, लेकिन जो भी है सही है। अब नॉट प्रिंस ऑफ रशिया, ये इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर भी फ्रांस का लास्ट नेम दे दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सी डायनेस्टी फ्रेंच एम्पायर से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम परसेंट जो लोग हैं, सिर्फ 20% लोग सही कर पाए हैं। और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनॉरिटी ग्रुप इन रशिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा जब आप हर एक कंट्रीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। और हम लोगों की ये कोशिश होती है कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप अगर देख लें, नहीं तो हम लोग आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। अब रशियन सिटीज़ जो मैंने आपको बताया कि एक जगह तो हम लोगों ने सवाल आपसे पूछ लिया कि फ्रांस का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, दूसरा हम लोगों ने डायरेक्ट क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में पूछ लिया, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है। दूसरा है कि नॉट ए फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑफ अफ्रीका, तो इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने सही ही किया है। और जब आप देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सारे जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बिग सुपर पावर रहे हैं, जो कॉलोनाइजेशन में जिनका इम्पोर्टेंट आप ये बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उन सारे का ये लिस्ट बना लीजिए आप लोग प्रिपेयर करने के लिए। अब जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और आप लोग सारी कंट्रीज़ जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, सारे का आप जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो लिस्ट बना ही लीजिए। अब एक सवाल जो हम लोगों ने पूछ दिया था कि लेपर्ड्स, तो आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में जहाँ पे भी लेपर्ड्स पाए जाते हैं तो उनकी एक स्पीसीज़ होती है, और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे लोगों ने इसको सही आंसर किया है, तो अराउंड 2000 से ऊपर लोगों ने इसको सही आंसर किया, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं।
अब एक सवाल जिस पे कि बहुत सारे लोगों ने मिस कर गए थे, उन लोगों ने कॉल भी किया तो हम लोगों ने उनको जवाब भी दिया कि एक सवाल पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14 कि विच कंट्री डज नॉट हैव फ्रेंच एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। ओनली फ्रेंच ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि वो सारी कौन सी, इसमें से 4 जो ऑप्शन है तो एकमात्र कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका सिर्फ फ्रेंच ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, लेकिन फ्रेंच के अलावा कोई और भी है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच में टोटल 13 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सिर्फ फ्रेंच ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी, आप जानते हैं कि टोटल 29 कंट्रीज है जहाँ पे फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसमें से 13 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ फ्रेंच ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। और चैड जो है वो वहाँ पे भी फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन चैड में फ्रेंच के साथ साथ अरबिक भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो चैड होगा, और बहुत सारे लोगों ने इसको सही आंसर किया है। और जो स्क्रिप्ट, जो रशियन स्क्रिप्ट को लेकर है, वो आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप कोशिश कीजिए कि जितने जो इम्पोर्टेंट आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो पब्लिश होते हैं, उन सब की आप लोग लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये सब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसमें मैक्सिमम जो है आपके अराउंड 70% बच्चों ने सही मार्क किया है। तो यूजुअली जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पहले के क्वेश्चंस को देखिएगा तो एक कभी कभी क्वेश्चन जो है, 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या मान लीजिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से पूछ देते हैं। ये अच्छी बात है कि आप लोग जो है इस पर करेक्ट आंसर किए हैं। दूसरा जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मुंबई को मार्क किया है, तो अच्छी बात है। अब एक है जो करंट जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो जस्टिस दलवील भंडारी अराउंड जो है इसमें 75% लोगों ने सही मार्क किया है, तो एक अच्छा पॉइंट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 100% याद कर लीजिए। और जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 2016 समर ओलंपिक्स, तो इसमें अराउंड 89% बच्चे ऐसे हैं जो करेक्ट आंसर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत आंसर दे दिए हैं। जो जैसे मान लीजिए कि आपने सोची का डाला है, तो सोची का मैं बता दूं कि वहाँ पे 2018 में विंटर ओलंपिक्स हुआ था, समर ओलंपिक्स नहीं हुआ था। तो समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और तीसरा जो होता है पैरा मिलिट्री ओलंपिक्स, तो 3 तरह के ओलंपिक्स होते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं इस साल का ओलंपिक्स जो टोक्यो में होने वाला था, जो पोस्टपोन हो गया, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन ट्रीटीज वॉज साइंड इन फ्रांस। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने इसमें आपने पेरिस लगा दिया, कुछ लोगों ने लिस्बॉन लगा दिया, तो आप ये देखिए ना कि जो शहर आपका फ्रांस में है ही नहीं तो वो कहाँ से हो जाता है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिएगा पहले के एग्ज़ाम में जो जेएनयू के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, वो पूछ दिया गया था कि कौन सा शहर कौन से कंट्री में है। तो जब तक आपको हर एक कंट्री के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट मेजर कंट्रीज हैं उनके बारे में नहीं पता होगा तो कैसे कीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है सारे कंट्रीज़ का लिस्ट बना लीजिए, उनके जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं और उस सिटी से एसोसिएटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसका लिस्ट बना लीजिए। और हम लोगों ने भी इसका लिस्ट बनाया है, तो आप लोग भी जो है इसका लिस्ट बना लीजिए। दूसरा है कि हु इज़ द करेंट हेड ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो इसमें अराउंड 85% लोगों ने सही आंसर दिया है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और हु अमंग द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज, तो यूएन के बारे में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें अराउंड 60% लोगों ने सही आंसर दिया, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रशियन इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाउ मेनी कंट्रीज, तो आप लोग मैक्सिमम लोगों ने जो है 85% लोगों ने 4 करेक्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए ये एक ऐसा हम लोगों ने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे इसका जो करेक्ट आंसर है ये जिम्बाब्वे है, और अगर आप देखते हैं तो जिम्बाब्वे में फ्रेंच भी बोली जाती है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जब आप उन कंट्रीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं
कि मान लीजिए फ्रेंच कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उनसे रिलेवेंट लैंग्वेज को लेके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो दैट्स ए गुड पॉइंट कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा, राफेल फाइटर। यार राफेल तो हमेशा न्यूज़ में चलते रहता है कि करप्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट बोली कि कोई करप्शन नहीं हुआ, राहुल जी मानने को तैयार नहीं है कि करप्शन नहीं हुआ। तो ये तो हमेशा न्यूज़ में चलते रहता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि राफेल जो है फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, डसॉल्ट एविएशन है जिसके द्वारा बनाया जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस। इसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन जिन लोगों ने भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है एक वो सारे 19 कंट्रीज हैं जिनका जो है वो एक सेंट्रल बैंक है जो कि गवर्न करता है, लेकिन हर एक कंट्री का भी अपना अपना इंडिविजुअल सेंट्रल बैंक होता है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक कंट्री का अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट नहीं फंक्शन कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने सेंट्रल बैंक से ही बोरो करती है और सेंट्रल बैंक में फिर सेल करती है। सेंट्रल बैंक जो है डिफरेंट बैंक्स को कंट्रोल करता है, जैसे इंडिया में आरबीआई, तो आरबीआई ही सारा कुछ करता है और ये माना जाता है कि आरबीआई जो है, गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास होता है, गवर्नमेंट को अगर पैसे बोरो करना होता है तो वो आरबीआई से बोरो करती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि नोबेल वार एंड पीस, तो इसमें आप लोगों ने 90% लोगों ने सही आंसर किया है। और कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसमें फ्रांस मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। और आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक में यूएस का दबदबा है और फ्रांस में आपका आईएमएफ की अगर बात करते हैं तो यूरोपियन नेशन का दबदबा है, और इसमें बहुत सारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो फ्रांस से हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ नॉटर डेम डे पेरिस, तो ये आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है, विक्टर ह्यूगो। और एक जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था कि फ्रॉम होम डिड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर पौंडीचेरी, तो देखिए जब आप फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस और इंडिया का क्या रिलेशन रहा है, क्या कॉलोनियल रिलेशन रहा है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप जो है, जब आप हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब मेडिएवल हिस्ट्री के बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड, जैसे कि आप जानते हैं कार्नेटिक वार भी है, 3 कार्नेटिक वार फाइट किया गया था बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश आर्मी, और जिस समय कार्नेटिक वार किया जा रहा था, तो फाइनली 3rd कार्नेटिक वार में फ्रेंच आर्मी हार जाती है। उसके बाद उनका जो दायरा है वो सीमित हो जाता है, 3-4 जगह है, जैसे कि एक माहे महाराष्ट्र में है, आपका पौंडीचेरी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है कि हू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया, तो दैट्स ए गुड थिंग। Who among the following Russian won the Nobel Prize in Peace in 1975? अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे क्यों पूछा। अगर आप पहले का क्वेश्चन देखिएगा तो एक साल में पूछ दिया गया था कि 1970 में रशिया में कौन जो है अब लिटरेचर प्राइज विन किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनके नाम देख लीजिए हर एक कंट्री का। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, एक क्लास लेक्चर में बताया था कि अगर आप फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 लिस्ट दे दिया गया और ये पूछ जाएगा कि फ्रांस को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज किस कैटेगरी में मिला है, तो आपको ये बताना है लिटरेचर। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये होता है कि जब कंट्री वाइज आप देख रहे हैं तो उसमें, दूसरा ये है कि हर एक अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर, इन सारे 6 कैटेगरीज को आप देखते हैं तो विद इन दैट कंट्री पे हाईएस्ट नंबर कितनों को क्या मिला है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब है द रशिया डे सेलिब्रेटेड, यार इस पर भी गलती कर दी हो आप लोग, इस पर तो नहीं करना चाहिए था यार। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, सबसे पहले जब आप किसी भी कंट्री के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं तो यही स्टार्ट करते हैं ना कि उनका नेशनल डे कब है, फ्लैग का क्या है, उनके करंट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किंग कौन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है, उनका नेशनल हॉलीडे कब है।
तो यार इस टाइप के क्वेश्चन को आप गलत मतलब क्राइम कर दिया आपने। 12 जून, अब बहुत सारे लोगों ने 14 जुलाई कर दिया। यार 14 जुलाई आपका फ्रांस का है इस, और हम लोगों ने इसीलिए दिया था कि ये देखने के लिए कि आप लोग कितना जो जब पढ़ाई करते हैं तो सीरियसली पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये दर्शाता है कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग सीरियस हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, एट एनी कॉस्ट गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज। तो बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको बोला है कि जब आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखते हैं पढ़ते हैं तो इन सारे का लिस्ट बना लीजिए कि किसको कब नोबेल प्राइज़ मिला है। और मैंने एक जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे भी बताया था कि इसमें जो आपके यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है कि एकमात्र है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला है, तो कब मिला है, तो किसको मिला है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे टिक लगा दिए हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे आपने टिक इसलिए लगा दिया है क्योंकि अभी रिसेंटली आप टिकटॉक नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा न्यूज़ सुन रहे होंगे। न्यूज़ में आप देखते होंगे कोरोना वायरस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रम्प और मोदी, तो इसलिए आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगा दिया और तो वो गलत है। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना था वो है आपका यूएन पीस कीपिंग। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर मार्क किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर जो गलत आंसर लगा दिया है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यार इन तीनों को मिला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है। शायद जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ना अभी के टाइम में कोरोना वायरस की कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अब इनको भी दे ही दिया जाएगा, क्योंकि ना काम करके भी पीस ही फैला रहे हैं और उन्हीं को दिया ही जाता है नोबेल पीस प्राइज जो बेकाम है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेंच डिफेंस मैन्युफैक्चरर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है आपका रफाल से, और आप लोग जानते हैं रफाल हम लोग किससे खरीद रहे हैं, इंडिया किससे खरीद रही है, फ्रांस से। रफाल कौन बना रहा है, डसॉल्ट। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अराउंड 92% लोगों ने इसको सही किया है। लेकिन बहुत सारे लोग लॉकहीड मार्टिन पर भी लगाए हैं, BAE सिस्टम या बोइंग कंपनी। भाई साहब लॉकहीड मार्टिन आपका F-16 बनाता है या F-22 बनाता है जो US की कंपनी है। जो BES सिस्टम है वो आपका यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। तो आप जब देखिएगा कि पहले के भी जो क्वेश्चंस आए हैं तो एक साल ये पूछ दिया गया था कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया और ये पूछ दिया गया कि इसमें से कौन सी कंपनी आपका साउथ कोरिया का नहीं है। क्वेश्चन आया था आपका LG, हुंडई, सोनी, सैमसंग। सॉरी LG नहीं आया था, हुंडई आया था, आपका टोयोटा आया था, सैमसंग आया था और सोनी आया था। अब देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है जो इम्पॉर्टेंट जो आपके कंपनीज होते हैं किस कंट्री में हैं वो सब भी देख लीजिए। लास्ट ईयर देखिएगा तो एक सवाल आ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ाबेट का हेड कौन है या सिटी बैंक का हेड कौन है। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर वो इंडियन है तो पूछ दिया जाता है। तो उस तरीके का जैसे एक क्वेश्चन फिर हम लोगों ने पूछा था कि दीपा कर्मकार कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये आपका एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अराउंड 72% लोगों ने सही मार्क किया है, तो ये एक अच्छी पोस्ट है। बाकी जो इंग्लिश वाला है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं, उसमें तो इंग्लिश और रीजनिंग आप लोग इसको आसानी से मैक्सिमम बच्चे ने सही ही किया है। रीजनिंग का तो एबव 90 सभी का है, तो रीजनिंग हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। और मेन जो आपको फोकस करना है वो है आपका जीके और दूसरा है आपका इंग्लिश, क्योंकि कुछ इंग्लिश में भी मैक्सिमम ने आप लोगों ने अराउंड 90% बच्चे हर एक क्वेश्चन को सही ही किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आज का डिस्कशन हुआ है आप लोग इसको 100% जो है सुनिए, देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कितना और समय देना पड़ेगा। और अगर आप जेएनयू को लेके देखिए पसीना चल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिए। तो
हाँ, तो आपको कहीं भी अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो किसी भी समस्या के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा दिन रात पढ़ाई ही करनी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो किस तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, प्लस कमेंट कर सकते हैं। जो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है बहुत सारे हम लोगों ने यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर वो आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा है तो हम लोगों ने एक सेपरेट ऑनलाइन क्लासेस भी लॉन्च किए हैं, जिसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं। और क्लास के रूप में हम लोग जो है जितना भी जो सिलेबस है वो 100% कवर अप करते हैं। और इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आया है वो किस किस टॉपिक से आया है, किस किस एरिया से आया है, और हम लोग उन सारे एरियाज़ को कवर अप करते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द प्रिपरेशन स्टडीज़ या स्ट्रैटेजीज़, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, या फिर अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन लेक्चर्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।